गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग जी। आवाज आ रही है? आप लोगों को सुन पा रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरेचर। प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिटरेचर का पार्ट। अब जो हम लोग को आर्ट एंड कल्चर में देखना है बच्चों, मैं आपको बता दूं, एक तो लिटरेचर देखेंगे, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आज ही आप लोगों को टॉपिक बता दे रहा हूं, लिटरेचर। इसके बाद इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जिसमें सल्तनत कालीन स्थापत्य और मुगल कालीन स्थापत्य। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे मार्शल आर्ट। नाम सुने होंगे मार्शल आर्ट, कलरिया पट्टू, सिलंबम, है ना, थांगटा, ये सब मार्शल आर्ट्स हैं। यहां से प्रश्न पूछता है। फिर एक हम लोग देखेंगे हमारे हेरिटेज, जो टेंजिबल इंटेंजिबल हेरिटेज हैं। कौन से हेरिटेज हैं जिसको आज यूनेस्को में शामिल किया गया है। जैसे कुछ आपको हमारे हेरिटेज में आप देखोगे तो कुछ पुरातात्विक हैं और कुछ जो है सांस्कृतिक हैं, है ना, सांस्कृतिक कल्चरल कल्चरल हेरिटेज, जिसमें हमारे रीति रिवाज, पर्व त्योहार ये सारे आएंगे। तो 4 क्लास और आप लोगों की कल्चर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर हम लोग आपको पुरस्कार सम्मान देख लेंगे, बिल्कुल लेटेस्ट करेंट से जुड़ा हुआ, जो महत्वपूर्ण जो अवार्ड दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो दी जाती है, तो उसको हम लोग एक देख लेंगे, बिल्कुल करेंट से वो जुड़ा हुआ। और इस बार ज्यादा से ज्यादा प्रश्न वहां से पूछा जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, लिटरेचर में है कुछ एंशिएंट पीरियड का लिटरेचर है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा यहाँ पे, और यह लिटरेचर में आपको पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य मौर्य साम्राज्य, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य मौर्य साम्राज्य, कौन सा साहित्य मौर्य साम्राज्य के समय में लिखा गया था। ठीक है, तो यह आपको पूछा जा रहा है कि मौर्य काल के साहित्य के विषय में पूछा जा रहा है कि कौन सा लिटरेचर है जो मौर्य काल में लिखा गया था। मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, इंडिका। बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन सा साहित्य मौर्य साम्राज्य के समय में लिखा गया था। अब देखो, मुद्रा राक्षस यह विशाख दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में यह लिखा गया है, विशाख दत्त की रचना है, यह हम लोग को पता होना चाहिए। विशाख दत्त, यह एक नाटक है। मुद्रा राक्षस यह एक नाटक है, संस्कृत नाटक है, विशाख दत्त ने लिखा है। लेकिन यह जो नाटक है यह आपको मौर्यकालीन नहीं है, यह मौर्यकालीन नहीं है, बल्कि यह नाटक गुप्तकालीन है। हमें मौर्यों के विषय में जानकारी इससे प्राप्त हो जाती है। ठीक है, यानी यह नहीं है। अर्थशास्त्र, इसकी रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र की रचना आपको चाणक्य, कौटिल्य, जो भी कह लें, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, जो भी आप कह लें, है ना, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, यह इनकी रचना है, चाणक्य की, कौटिल्य की। यह आपको राजनीतिक विषय पर लिखी गई पुस्तक है, राजनीतिक विषय पर लिखी गई पुस्तक है। लेकिन इससे हमें उस समय काल की आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक सारी जानकारियां प्राप्त होती है। ठीक है, आगे चलकर अर्थशास्त्र को सबसे पहली बार जो पब्लिश किया गया बच्चों, यह 1909 में किया गया पंडित श्याम शास्त्री के द्वारा। और तब जाकर यह पता चला कि अगर विश्व के सबसे पहले कोई राजनीतिक चिंतक थे तो वह राजनीतिक चिंतक कौन थे? ठीक है, विश्व के सबसे पहले राजनीतिक चिंतक चाणक्य हैं, न कि अरस्तु। इंडिका, यह आपको मेगास्थनीज की रचना है। मेगास्थनीज के विषय में आप सभी को पता होगा, मेगास्थनीज के विषय में आप सभी को पता होगा कि मेगास्थनीज यह आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, एम्बेसडर के रूप में, राजदूत के रूप में। जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध होता है तो सेल्यूकस निकेटर पराजित होता है और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मैत्री संबंध स्थापित होता है। अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करता है
और फिर मेगास्थनीज आता है राजदूत बनकर, एम्बेसडर बनकर। इस समय पता चलता है कि भारत और यूनान के बीच में संबंध कायम हो चुके थे, राजनीतिक संबंध कायम थे। और यह आने के बाद इसने इंडिका की रचना की, जो इंडिका भी मौर्यकालीन जानकारी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। और इससे भी हमें मौर्य काल के विषय में जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, उस समय के प्रशासन की, उस समय के व्यापारिक मार्ग की, जैसे उत्तरापथ, दक्षिणापथ, है ना, पाटलिपुत्र के प्रशासन की, समाज की। कुछ भ्रामक बातें भी कही गई है, कुछ गलत जानकारियां भी यहाँ पे मेगास्थनीज के द्वारा प्रदान कर दी गई है, जिससे पता चलता है कि भारतीय समाज संस्कृति की इसे अच्छी से समझ नहीं रही होगी। ठीक है, गहराई तक इसकी समझ नहीं रही होगी। अब इसमें से कौन सा मौर्य समय काल में लिखा गया था? तो मौर्य समय काल में जो लिखा गया, इसका आंसर होगा बच्चों ए, जो आप लोगों ने दिया भी है, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, हाँ, ए इसका आंसर होगा। यानी मौर्य काल के विषय में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी मौर्यन पीरियड की रचना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, ठीक है। अब अगला प्रश्न आप देखें, बहुत अच्छा प्रश्न यह भी है। और ये प्रश्न है आपका, पूछा जा रहा है कि शूद्रक द्वारा लिखी गई एक प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम किससे संबंधित है? इसमें दो चीज आपको आ गया, एक तो शूद्रक भी आ गया, यानी मृच्छकटिकम की रचना किसने की? शूद्रक ने की। अब मृच्छकटिकम किससे संबंधित है? एक अमीर व्यापारी का एक तवायफ की बेटी के साथ प्रेम संबंध। द लव अफेयर ऑफ ए रिच मर्चेंट विथ द डॉटर ऑफ कॉर्सिन। पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों पर चंद्रगुप्त द्वितीय की जीत। द विक्ट्री ऑफ चंद्रगुप्ता सेकेंड ओवर द सका क्षत्रपाज ऑफ वेस्टर्न इंडिया। सैन्य अभियान और समुद्रगुप्त के कारनामे। द मिलिट्री एक्सपेडिशन एंड एक्सप्लॉइट्स ऑफ समुद्रगुप्ता। एक गुप्त राजा और कृति रूप की एक राजकुमारी के बीच प्रेम प्रसंग। द लव अफेयर्स बिटवीन ए गुप्ता किंग एंड प्रिंसेस ऑफ कामरूपा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शूद्रक द्वारा लिखी गई एक प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिका का संबंध किससे है? ठीक है, एक अमीर व्यापारी का एक तवायफ बेटी के साथ प्रेम संबंध। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि एक अमीर व्यापारी का एक तवायफ की बेटी के साथ प्रेम संबंध पर यह रचना है शूद्रक की मृच्छकटिका। और इसमें आपको युवा ब्राह्मण चारुदत्त है और वेश्या है, तवायफ की जो बेटी है वह, उसका नाम है वसंत सेना। तो यह जो अमीर व्यापारी है उसका नाम क्या है? चारुदत्त। चारुदत्त। और जो तवायफ की बेटी है उसका नाम क्या है? इसका नाम है वसंत सेना। ठीक है, वसंत सेना। तो इनके बीच के प्रेम संबंधों का वर्णन है। इस तरीके से प्रश्न पूछने का बड़ा ट्रेंड बढ़ा है आजकल। आप लोग देखोगे तो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में भी इस तरीके से आपको ट्रेंड बढ़ा है थोड़ा ऐसे प्रश्न पूछने का। तो इसका सही उत्तर बच्चों क्या होगा? सेकंड का, यानी सही उत्तर सेकंड का ये होगा, जो आप में से कुछ बच्चों ने दिया भी है। ठीक है, अच्छा, 2 बार सुनाई है, एक बार क्लास में और एक बार एमसीक्यू वाले सेशन में। चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न यह भी आपका है, जिसके विषय में आप लोगों ने सुन रखा होगा। ठीक है, सुन रखा होगा। अब यहां पे यह प्रश्न है मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन, ठीक है, मत विलास प्रहसन संस्कृत कृति के लेखक कौन है? यह भी मत विलास प्रहसन संस्कृत में लिखा गया एक रचना है। हु इज द ऑथर? ऑथर आपसे पूछ रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द संस्कृत वर्क मत विलास प्रहसन? संस्कृत में लिखी गई मत विलास किसकी रचना है? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, राजसिंह प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय। मत विलास प्रहसन बहुत अच्छी रचना है, हास्य परिहास से संबंधित है ना।
आंसर आप लोग की ओर से आना चाहिए। तो यहां आप देखें कि मत विलास प्रहसन संस्कृत कृति के लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, राज सिंह महेंद्र। बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया। तो यह महेंद्र वर्मन प्रथम की रचना है। यह पल्लव शासक है। यह कौन है? पल्लव शासक। इन्होंने पल्लव शासकों ने अपने नाम पे मंदिर स्थापत्य की शैली भी निर्मित की थी, है ना। तो यह आपको पल्लव शासक है महेंद्र वर्मन प्रथम। और बच्चों यह इन्हीं की कृति है, महेंद्र वर्मन प्रथम की ही यह रचना है, मत विलास प्रहसन। और एक और रचना है, ध्यान देना, विचित्र चित्र भी, यह इनकी उपाधि भी थी, उपाधि भी थी, विचित्र चित्र, विचित्र चित्र। और मत विलास प्रहसन जो है यह संस्कृत में लिखी गई रचना है और यह इनकी उपाधि भी है महेंद्र वर्मन प्रथम की विचित्र चित्र की। और इसमें आप देखोगे कि यह हास्य परिहास थोड़ा नहीं होता, यानी कॉमेडी टाइप के, थोड़ा चुटकुले टाइप के, तो उस तरीके की यह रचना है। और दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य जो शैली की जो शुरुआत हुई वह आपको पल्लव शासकों के ही संरक्षण में, और इन्होंने अपने नाम पर मंदिरों की शैली का भी नाम रखा, जैसे महेंद्र वर्मन शैली, नरसिंह वर्मन शैली, पढ़ते हो ना। महेंद्र वर्मन शैली के जो मंदिर है वह रॉक कट आर्किटेक्चर हैं, शैलीकृत स्थापत्य, जिसमें आपको पहाड़ों को काट कर आपको मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। किस प्रकार के? तो मंडप मंदिर, इन्होंने ही मंडप नुमा मंदिर, है ना, मंडप नुमा मंदिर। यह आपको कैसा था? शैल रॉक कट आर्किटेक्चर था, मंडप नुमा मंदिर, शैलकृत स्थापत्य, पहाड़ों को काट कर तराश कर ही मंदिर का निर्माण किया जाता था। अब काउंटडाउन शुरू हो गया। ये जो समय आता है ना, ये इस समय लोग सीधा गिनती नहीं गिनते हैं, उल्टा गिनती स्टार्ट करते हैं कि इस डेट का एग्जाम है और इस डेट से अब हमारे पास इतना टाइम है। उल्टे गिनती कैलेंडर आप बनाकर घर में लगा लो, उल्टे गिनती के साथ, कि अब कितने दिन कौन से सब्जेक्ट पर हमें देना है। अब आप सबको पता होना चाहिए कि अब कितने दिन हमें कौन से सब्जेक्ट पे देना है। बच्चों अब नहीं जगोगे तब कब जगोगे? ये पूरे साल भर का आपका, अब आप होली वली के चक्कर में मत पड़ना कि होली मनाएंगे तब तैयारी स्टार्ट करेंगे। अब सारा होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम, बकरीद, सारा अब आपका इसी में है, एग्जाम के दिन ही है। उसके बाद फिर आप आजाद हो, घूमो फिरो 10 दिन खूब आप मौज मस्ती करो, अच्छे से एग्जाम देकर जितनी मूवी भी देखनी हो सब मूवी देख डालो, घर में लाकर देखो, बाहर जाकर देखो, जहां लगा हो वहां देखो, 10 दिन मौज कर लो। उसके बाद 11वें दिन से फिर कुछ नहीं होना चाहिए सिवाय तैयारी का, है ना। तो वह समय आ चुका है। तो मत विलास प्रहसन संस्कृत कृति के लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन प्रथम। बिल्कुल आप लोगों ने सही उत्तर दिया है बच्चों। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाएं। नेक्स्ट प्रश्न जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पे, निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक के आदेशों को सबसे पहले पढ़ा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक के आदेशों को सबसे पहले, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डिसिपेयर्ड द एडिक्ट्स ऑफ एम्पायर अशोका? अशोक के आदेश को सबसे पहले किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? अब अशोक के अभिलेख के विषय में आप लोग भी जानते होंगे। अशोक ने अपने राजकीय आदेशों को उसने शिलालेख और स्तंभ लेख के ऊपर उत्कीर्ण करवाया था, जिसमें दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख, और दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, जिसे कहा जाता है आपको मेजर रॉक एडिक्ट्स एंड माइनर रॉक एडिक्ट्स, और मेजर पिलर एडिक्ट्स एंड माइनर पिलर एडिक्ट्स, जो अलग अलग स्थानों से पाए जाते हैं। वह राजकीय आदेश था। अपनी बातों को अशोक जनता तक पहुंचाना चाहता था, अपनी जनता तक, क्योंकि उसने कहा भी था कि सभी प्रजा मेरी संतान है। तो अपने संतान तक अपनी बातों को कैसे पहुंचाए? और मौर्य साम्राज्य कोई छोटा साम्राज्य तो है नहीं, बहुत विस्तृत साम्राज्य था, जो हिंदू कुश पर्वतमाला से लेकर कोलार की पहाड़ी तक और सौराष्ट्र से लेकर और आप देख रहे हो तो बंगाल तक फैला हुआ।
उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम काफी विस्तृत साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। आज की तरह कोई साधन नहीं थे कि शासक अपनी बात को जनता तक कैसे पहुंचाए। कोई प्रिंट मीडिया नहीं था, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। वह भी अपने मन की बात करना चाहता था, वह भी अपने मन की बात करना चाहता था, जैसे आज मोदी जी करते हैं मन की बात। तो वह कैसे अपनी बातों को अपनी जनता तक पहुंचाए, उसके लिए उसने क्या किया कि अभिलेख लिखवाने की परंपरा की शुरुआत की, शिलालेख। अब यहां पे किसने सबसे पहली बार पढ़ा, क्योंकि अधिकतर जो अशोक के अभिलेख थे बच्चों, ये आप लोगों को भी पता होगा, उसमें देवा नाम प्रिय ही था। देवा नाम प्रिय, प्रियदर्शी। स्पष्ट ही नहीं हो रहा था कि कौन है देवा नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय शासक है कौन, कोई अलग शासक था, कब का था। लेकिन उसी बीच कुछ उसके ऐसे भी अभिलेख मिले जिसमें उसका नाम अशोक था, जैसे मास्की, गुर्जरा, आपको पता ही होगा, मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उदयगोलम। नेटूर और उदयगोलम, ये चार ऐसे लघु शिलालेख थे जिसमें अशोक का नाम लिखा हुआ था, उत्कीर्ण था, नहीं तो बाकी सब में देवा नाम प्रिय था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले पढ़ा किसने, तो दो चीजें ध्यान रखना। तो सबसे पहले खोज की गई थी, वह खोज की गई थी 1750 में बच्चों, खोज की गई थी, अशोक के अभिलेख की खोज की गई थी सबसे पहले। और किसके द्वारा? टीपेन थैलर के द्वारा। टीपेन थैलर, इसने ही सबसे पहले खोजा था। और सबसे पहले जो पढ़ा 1837 ईस्वी में इसे पढ़ा गया था, किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। जेम्स प्रिंसेप। दो और साहित्य भी हैं जिसमें अशोक का नाम लिखा हुआ है इन अभिलेखों के सिवा, वह है दीपवंश और महावंश, जो श्रीलंका का बौद्ध साहित्य है, दीपवंश और महावंश। तो यहां आपसे पूछा गया कि किसने सबसे पहले पढ़ा था। मुझे लग रहा है आप लोगों ने आंसर बिल्कुल सही आया है, क्या बात है, सभी बच्चों का बहुत अच्छा आंसर आया है, बहुत अच्छी बात, ठीक है, बहुत अच्छा आंसर आप लोगों क्या आया है, बिल्कुल सही, क्या बात। जेम्स प्रिंसेप, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा। तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था, बिल्कुल आप लोगों ने परफेक्ट आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। पता चलता है कि आपकी तैयारी अब कोई सामान्य तैयारी नहीं है, अब आपकी तैयारी पूरी तरीके से है। और लग रहा है कि ये कहीं इसका प्रभाव तो नहीं है कि अभी आया नहीं कि नोटिफिकेशन और उसके बाद आपकी यादाश्त बिल्कुल एकदम ठीक हो गई। जो भी है अच्छी बात है, जैसे भी है अच्छी बात है ना, तैयारी होनी चाहिए। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में आप जैसे कि देख पाओगे, तो यहां पे है आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, यहां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, और कौन से नाटक हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि हर्षवर्धन के द्वारा कौन से नाटक लिखा गया था, नाटक पूछा जा रहा है। रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से कथन सही है? रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका, है ना, बहुत आसान सा प्रश्न होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा वेयर रिटेन बाय हर्षवर्धना, रत्नावली, नागनंदा, प्रियदर्शिका? चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या उपर्युक्त सभी? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, all of them? कौन सा है जो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के द्वारा, है ना। हर्षवर्धन यह पुष्यभूति वंश का शासक था, प्रभाकर वर्धन का बेटा था, और कहा जाता है कि यह भारत का अंतिम हिंदू शासक था जिसने साम्राज्य स्थापित किया था, साम्राज्य स्थापित गुप्त काल के बाद। उसके बाद तो फिर तुर्क आ ही जा रहे हैं, सल्तनत स्थापित ही हो जाएगी। तो हर्षवर्धन स्वयं विद्वान था और विद्वानों को संरक्षण भी देता था। यह आपको पहले शिव का
अनुयायी था, शिव का भक्त हुआ करता था। बाद में इसने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। अशोक की तरह इसको ख्याति भी मिली। इसके समय ही एक बौद्ध तीर्थयात्री वह आपको भारत आता है, जिसका नाम वेनसांग है। बौद्ध धर्म के अध्ययन करने के लिए आया था वेनसांग। इसी के समय आप देखो तो हर्षवर्धन के स्वयं विद्वान तो था ही, इसके दरबारी कवि थे वान भट्ट। प्रश्न पूछता है कभी कभी कि हर्ष महान था, सॉरी वो तो हाँ हर्ष महान था, लेकिन उसे महान से महानतर बनाने का काम वान भट्ट ने किया, है ना। तो हर्षवर्धन ने कुछ महत्वपूर्ण साहित्य, जैसे आप देख सकते हो, आप लोगों ने जो आंसर भी दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका, यह तीनों हर्ष की रचना है। रत्नावली में क्या है कि रत्नावली में राजा उदयन और विक्रम बाहु की बेटी राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी है। किसका? तो राजा उदयन और रत्नावली की प्रेम कहानी है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछता है। नागनंद, यह भी हर्ष की रचना है। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंद। अब नागनंद आप देखो तो नागनंद में क्या है, तो इसमें यह बतलाया गया कि जिमुतवाहन जो एक बौद्ध भिक्षु है, जिमुतवाहन ने कैसे गणूर को सर्पों के यज्ञ को रोकने के लिए अपना शरीर त्याग दिया। यानी इसमें बताया जा रहा है कि भाई देखो कि कैसे गणूर को, सर्प को रोकने के लिए, गणूर पहुंचते हैं सर्प को रोकने के लिए, लेकिन इसने क्या किया कि जिमुतवाहन ने अपना शरीर त्याग दिया। बौद्ध धर्म में हिंसा की बात की जा रही है। प्रियदर्शिका आप देखें तो यह उदयन के द्वारा दीधवर्मन की बेटी प्रियदर्शिका, यानी उदयन और प्रियदर्शिका का प्रेम संबंध। इसमें किसका? तो उदयन और प्रियदर्शिका, इनके प्रेम संबंध है। प्रियदर्शिका का प्रेम संबंध, प्रियदर्शिका का प्रेम संबंध। तो यह तीनों ही किसकी रचना है? यह तीनों आपको हर्षवर्धन की रचना है। बहुत अच्छा उत्तर है, बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर। और यह आपका अगला प्रश्न है जिसमें है कि निम्नलिखित, बहुत अच्छा प्रश्न है यह भी, और इसमें है कि निम्नलिखित शास्त्रीय संस्कृत साहित्य, निम्नलिखित शास्त्रीय संस्कृत साहित्य और उनके विषयों पर विचार करें। मृच्छकटिका, सामाजिक नाटक, मेघदूत, राष्ट्रों के बीच का युद्ध, पंचतंत्र, राजनीति और व्यवहारिक ज्ञान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कंसीडर द फॉलोइंग क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर एंड देयर सब्जेक्ट मैटर्स। एक तरफ लिटरेचर है और एक तरफ उससे संबंधित मैटर्स हैं। क्या उसमें लिखा गया है, क्या सही है? मृच्छकटिका सोशल ड्रामा, मेघदूत वार बिटवीन नेशंस, पंचतंत्र पॉलिटिक्स एंड प्रैक्टिकल विजडम। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोट्स गिवन बिलो। बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों की ओर से इसका आंसर सही आए। यह शास्त्रीय संस्कृत साहित्य और उनके विषय है मृच्छकटिका। मृच्छकटिकम यह आपका शूद्रक की रचना है और सामाजिक नाटक है। यह क्या है? सोशल ड्रामा है, बिल्कुल सही है, यह शूद्रक की रचना है। मेघदूत आप लोग भी जानते हो, कालिदास की रचना है मेघदूत, और इसमें राष्ट्रों के बीच का युद्ध का उल्लेख किया गया है। मेघदूत में कैसे घोड़े एकदम दौड़ रहे हैं जंगल में टाप के साथ बताया गया है। पंचतंत्र जैसा कि हमने बतलाया भी था, विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र। और हितोपदेश, यह नारायण पंडित की रचना, मैंने बताया भी था, चर्चा भी किया था। पंचतंत्र राजनीतिक और व्यवहारिक ज्ञान ही तो इसमें दिए गए हैं, राजनीतिक और व्यवहारिक ज्ञान। तो यह आपको पता होना चाहिए। मृच्छकटिका किसने लिखा? शूद्रक ने। मेघदूत किसने लिखा? कालिदास। कालिदास किसके दरबार के नवरत्न थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा।
तो यह आपको राजनीतिक और व्यवहारिक ज्ञान बिल्कुल सही, यानी बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया, है ना, बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया। अच्छा नहीं, मेघदूत यह आपको, हाँ, कालिदास की रचना है, लेकिन इसमें सॉरी राष्ट्रों का युद्ध नहीं है ना, इसमें राष्ट्रों का युद्ध नहीं है, इसमें राष्ट्रों का युद्ध नहीं है, इसमें राष्ट्रों का युद्ध नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि सही पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। तो सही आप देखें, वृक्ष कटिका सही है और पंचतंत्र सही, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया है, इसका उत्तर बी होगा, बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया है, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। ये राष्ट्रों के बीच, इसमें भी तो प्रेम का ही तो वर्णन किया गया, मेघदूत है ना, मेघदूत, इसमें राष्ट्रों के बीच का युद्ध का उल्लेख नहीं किया गया है। क्लियर है, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों हम लोग, अगले प्रश्न की ओर। गुप्त शासकों के, बहुत अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से इसका आप लोग उत्तर देंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गुप्त शासकों के इतिहास की रचना साहित्य, सिक्कों और शिलालेखों से की गई है। भारत में गुप्त शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिस्ट्रीज ऑफ द गुप्ता रूलर्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लिटरेचर, क्वाइंस एंड इंस्क्रिप्शन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गुप्ता रूल इन इंडिया। वान भट्ट ने प्रयाग प्रशस्ति, वान भट्ट ने प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख के रूप में भी, वान भट्ट की प्रयाग प्रशस्ति, वान भट्ट ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, यानी इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है। ये ब्रैकेट में दिया गया कि प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, क्या इसकी रचना वान भट्ट ने की? वान भट्ट कंपोज्ड द प्रयाग प्रशस्ति, ऑल्सो नोन एज द इलाहाबाद पिलर्स इंस्क्रिप्शन, है ना। वान भट्ट वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। वान भट्ट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। प्रयाग प्रशस्ति की रचना प्राकृत भाषा में समुद्रगुप्त की स्तुति में की गई थी। द प्रयाग प्रशस्ति वाज कंपोज्ड इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्ता इन प्राकृत लैंग्वेज। विच ऑफ द एबव इज आर करेक्ट। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मैं जो देख पा रहा हूं, आप लोगों ने जो आंसर दिया है, अब वान भट्ट ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी क्या? बी में क्या है? केवल 1 और 3। कौन सा गलत है, कौन सा गलत है? क्या वान भट्ट ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी? वान भट्ट ने तो नहीं की थी। वान भट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? हरिसेन। हरिसेन यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं, जिसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों, सैनिक विजयों का उल्लेख किया गया है कि कैसे उसने उत्तर के शासकों को पराजित किया और कैसे उसने दक्षिण के शासकों को पराजित किया और फिर क्या उसने नीति अपनाई थी। ठीक है, वान भट्ट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि नहीं, गलत है। वान भट्ट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि नहीं थे, बल्कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन है? हरिसेन। और वान भट्ट किसके दरबारी कवि हैं? हर्षवर्धन के। दोनों याद रखना है, यानी यह भी गलत। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना प्राकृत भाषा में समुद्रगुप्त की स्तुति में की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में नहीं, संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त की स्तुति में ही तो की गई थी। उसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा ही तो किया गया है प्रयाग प्रशस्ति में। क्या यह सही है? क्या तीनों ही गलत? कौन सा गलत है? उपयुक्त सभी। ठीक है, हाँ, तो ऐसे बच्चों गलती नहीं होनी चाहिए। यही फंसते हो आप लोग, यही आप लोग फंस जाते हो। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, आप सभी को इसके विषय में जानकारी है, लेकिन हुआ क्या, अनजाने में गलतियां हो जाती है और यही गलती भारी पड़ता है। हमें इसी से बचना है बच्चों, ये गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? आते हैं अगले प्रश्न को। मैंने पहले ही कहा था कि कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, थोड़ा ध्यानपूर्वक इसका उत्तर देंगे। फिर से बहुत अच्छा प्रश्न एक आ रहा है आपके समक्ष, और यह प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि 5वीं शताब्दी ईस्वी में भर्तृहरि, 5वीं शताब्दी ईस्वी में भर्तृहरि एक संस्कृत लेखक थे। भर्तृहरि जिनके 2 प्रभावशाली संस्कृत ग्रंथ वाक्य पदीय माने जाते हैं। यह किससे संबंधित है? भर्तृहरि के विषय में पूछा जा रहा है। अच्छा, एक चीज मैं और आप लोगों को बताऊं, ऐसा एक प्लान किया जा रहा है कि हो सकता है
आप लोगों के लिए बहुत कम टाइम के लिए 40-45 डेज के लिए एक कोर्स लॉन्च करने की एक योजना बन रही है, क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स तो जिन बच्चों को भी अगर प्रीलिम्स देना होगा वो बहुत जल्दी आपको उसका बताया जाएगा, और बहुत ही मॉडिफाई तरीके से, वो और क्रैश कोर्स की तरह नहीं, बड़ा मॉडिफाई तरीके से उसको किया जाएगा। यानी जो बच्चे, क्योंकि अब आप सब कुछ पढ़ चुके हो, अब आपको रिकॉल कराने की जरूरत है, थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट आपको बनवाने की जरूरत है, बहुत ही 2 से 4 पेज का, कि जिसको आप एग्जाम के एक दिन पहले भी आप उसका रिवीजन कर लें, है ना। तो वैसे चीजों को आपको तैयार करवाया जाएगा, एक ऐसी योजना है, देखा जाएगा उसमें ऐसा कुछ अगर होता है तो। 5वीं शताब्दी ईस्वी में भर्तृहरि एक संस्कृत लेखक थे, जिनके 2 प्रभावशाली संस्कृत ग्रंथ वाक्य पदीय माने जाते हैं। किससे संबंधित है? भर्तृहरि 5th century AD was a Sanskrit writer to whom 2 influential Sanskrit texts are accredited. वाक्यपदीय, इट डिटेल्स विथ संस्कृत व्याकरण और भाषा दर्शन, हिंदू धर्म में सामाजिक पदानुक्रम, लैटिन ने दिव्य कविता लिखी, सृजन और विघटन के सिद्धांत। कौन सा इसमें से सही है? तो यह आप ध्यान देखना कि जो भर्तृहरि थे, भर्तृहरि यह आपको एक संस्कृत लेखक है 5वीं शताब्दी ईस्वी के। इन्होंने संस्कृत व्याकरण और भाषा दर्शन की रचना की है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, आप लोगों ने आंसर दिया भी है, बहुत अच्छी बात है, गुड है, बहुत अच्छी बात। तो यह आपको भर्तृहरि, यह आपको संस्कृत लेखक थे और इन्होंने संस्कृत व्याकरण और भाषा दर्शन की रचना की थी। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने दिया है, परफेक्ट, ठीक है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बड़ा ही फैक्चुअल होते हैं, उसको आपको याद रखना पड़ता है। उसमें बस 2 ही तरीका होता है कि आपको पता है या पता नहीं है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन से सुमेलित हैं, है ना, कौन से सुमेलित हैं? धर्मसूत्र सॉरी, धर्मसूत्र यह एक समाज में पुरुष और महिलाओं की भूमिका को परिभाषित करता है। धर्मसूत्राज इट डिफाइंस द रोल ऑफ मैन एंड वोमेन इन सोसाइटी। मनुस्मृति, these were the basis of laws governing the subject of most Hindu kingdom. मनुस्मृति ये अधिकांश हिंदू राज्यों के विषयों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के आधार थे मनुस्मृति में, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र concentrate on the economic and social condition of the Mauryan Empire. कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करता है। निम्नलिखित विकल्पों में से चुने, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, कौटिल्य आपको मैचिंग का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और मैं जो आंसर देख पा रहा हूं आप लोगों का, कौन से सुमेलित है, सही सुमेलित है, कौन सा मैच कर रहा है? धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, यह हिंदू राज्यों के विषयों को नियंत्रित करने वाला, इसमें कानून का आधार दिया गया है। धर्मसूत्र में क्या है? तो इसमें हिंदू राज्यों के विषयों को नियंत्रित करने वाले कानून का आधार, धर्मसूत्र ही हिंदू राज्य को कैसे नियंत्रित किया जाए, उसका कानून कहां से प्राप्त हो रहा है, उसके कानून की जानकारी कहां से, तो वह धर्मसूत्र में लिखा गया है। पहली चीज, हिंदू राज्यों के कानून किसमें है? तो हिंदू राज्यों के कानून धर्मसूत्र में है। मनुस्मृति, यह आपको एक सामाजिक विषयों पर लिखी गई पुस्तक है। मनुस्मृति पहला स्मृति ग्रंथ है। मनुस्मृति जो आप कह सकते हो मौर्योत्तर पीरियड में लिखा जा रहा है, क्योंकि मौर्योत्तर काल तक आते आते मौर्य काल के बाद समाज में बड़े स्तर पर परिवर्तन होता है, और वहां से जो हमारी सामाजिक संरचना निर्मित हुई है वह आज तक दिखाई देता है। मनुस्मृति तो यह सामाजिक विधि विधान की पुस्तक है, जिसमें पुरुष और महिलाओं की भूमिका, समाज में पुरुष को क्या रोल, महिलाओं को क्या रोल, क्या कर्तव्य होने चाहिए, किसको अधिकार संपत्ति में मिलनी चाहिए, क्या विवाह का उम्र होना चाहिए, है ना। तो यह मौर्योत्तर काल की एक पहली स्मृति ग्रंथ है। बहुत सारे स्मृति ग्रंथ हैं, जैसे मनुस्मृति हो गया,
फिर आगे चलकर इस पर टीका भी बहुत सारे लिखे गए, कमेंट्री किए जाते हैं। तो फिर आप देखते हो कि मनुस्मृति हो गया, बृहस्पति स्मृति ग्रंथ हो गया, पराशर स्मृति हो गया, तो ये सारे गुप्त काल में फिर लिखे जाएंगे। तो यह ध्यान रखना कि धर्म सूत्र क्या है, हिंदू राज्यों के कानून, और मनुस्मृति में क्या है, सामाजिक विधि विधान की पुस्तक है जिसमें समाज में पुरुष महिलाओं की भूमिका का निर्वहन कैसे किया जाए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि यह मौर्य साम्राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों के विषय में दर्शाता है। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र यह आपको राजनीतिक विषय पर लिखी गई पुस्तक है, लेकिन इससे आर्थिक सामाजिक जानकारी भी हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त हो रही है। तो केवल इसमें से 3 सही होगा, और आप लोगों ने इसका आंसर दिया भी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, सी विल बी द करेक्ट आंसर भावना, बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। जातक जैन शास्त्रीय साहित्य का आधार है। जातक, जातक कथा आपने नाम सुना होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि जातक जैन शास्त्रीय साहित्य का आधार है। द जातकाज फ्रॉम द बेसिस ऑफ जैन कैनोनियल लिटरेचर। अंग और उपांग, अंग और उपांग पाली में लिखे गए। अंगाज एंड उपांगाज आर रिटेन इन पाली। अंग उपांग पाली में लिखे गए। कौन से कथन सही है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और बहुत ध्यानपूर्वक देना, थोड़ी सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी वाली स्थिति हो जाएगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। और जातक कथा क्या जैन धर्म से संबंधित है क्या? जातक, जातक क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। क्या कहा गया है बच्चों? ऐसी गलतियां वहां भी होंगी। अगर इस तरीके से गलतियां यहां हो रही है तो वहां भी रिपीट होंगी। इसी को बचाना है। जातक कथा किस धर्म से संबंधित है? जातक कथा किससे संबंधित है? उसमें क्या कथाएं हैं जातक में? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है ना। तो क्या यह जैन साहित्य का आधार होगा? क्या जैन साहित्य का आधार होगा? मैं आप ही लोग से पूछ रहा हूं। और जैन साहित्य क्या है? अंग और उपांग पढ़े हो ना। अंग, अंग क्या है? जैन लिटरेचर है। क्योंकि जब आप देखते हो कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में अकाल पड़ा, तो मगध में अकाल पड़ता है तो मगध के जैन संत थे भद्रबाहु और स्थूलभद्र, जिसमें भद्रबाहु के नेतृत्व में जो जैन आचार्य थे उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य चला जाता है श्रावण बेलगोला कर्नाटक, जैन धर्म को अपनाता है, सलेखना विधि को अपनाता है। अब जो मगध के जो जैनी थे, अब जो जैन सिद्धांत था, महावीर की जो सिद्धांत थी, उसकी जानकारी केवल भद्रबाहु को थी। तो भद्रबाहु को थी, तब फिर अब क्या हुआ? आगम साहित्य कहा जाता है जैन साहित्य। आगम, अंग, उपांग। तो यहां पे फिर से मगध में स्थूलभद्र के नेतृत्व में फिर से आपको जैन साहित्यों का संकलन किया जाता है। और जैन साहित्य का संकलन किसमें? पाली में, है ना। पाली में किया जा रहा है। बल्कि जैन साहित्य का संकलन तो प्राकृत में किया जा रहा है ना। जैनों की भाषा क्या है? प्राकृत। यह दोनों गलत है। अंग और उपांग, अंग और उपांग ये दोनों गलत है। जैन साहित्य है लेकिन पाली में नहीं। बौद्ध साहित्य पाली में है बच्चों। जैन साहित्य तो लिखे जा रहे हैं किसमें? प्राकृत भाषा में। किसमें लिखे जा रहे हैं? प्राकृत भाषा। और यह क्या है? अंग और उपांग क्या है? यह आपको जैन साहित्य का आधार है। आगम साहित्य इसे कहा जाता है। इसे ही आगम साहित्य कहा जाता है। ये सब चीजें नहीं भूलना चाहिए। जातक बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा जातक। क्या इसमें से कौन सा सही? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। डी हो जाएगा ना। ऐसे आप लोग क्वेश्चन नहीं गलत करो।
थोड़ा सा सोचो, उस पर प्रश्न पर सोचना है। ऐसे प्रश्न गलत बच्चों नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बोधि वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोधि वंश आप लोगों को पता होगा। बोधि वंश के बारे में, बोधि वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बोधि वंशा। इसे द्वीप का वृत्तांत कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉनिकल ऑफ द आइसलैंड। बोधि वंश, द्वीप वंश, महावंश, बोधि वंश, इसे वसुबंधु ने लिखा था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज केवल लिटरेचर चल रहा है और इस बार देखना लिटरेचर पे प्रश्न आएगा, बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो इसका क्या सही होगा, क्या इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। इसे भी ध्यान रखना है। कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। अब आप देखो तो द्वीपों का वृत्तांत भी कहा जाता है बोधि वंश को। बोधि वंश यह आपको, इसको लिखा गया, इसे लिखा जाता है किसके द्वारा। इसे वसुबंधु ने नहीं लिखा, उपतिश के द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा? उपतिश, तिस, उपतिश, उपतिश के द्वारा इसे लिखा जाता है। तिस से, तिस जिसे सुने होंगे, है ना, बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और तिस ने भी क्या, उसने भी देवानाम प्रिय की उपाधि ग्रहण की थी। आपसे पूछा जाता है कि देवानाम उपाधि ग्रहण करने वाले कौन कौन शासक थे। तो एक तो अशोक, अशोक का पौत्र दशरथ और श्रीलंका का शासक तिस, यही है उपतिश। इसी के द्वारा बोधि वंश लिखा गया है, बोधि वंश लिखा गया है। और द्वीप वंश को, द्वीपों का वृत्तांत किसे कहा जाता है? बोधि वंश को नहीं, द्वीप वंश को। यह श्रीलंका का बौद्ध साहित्य है बच्चों। इसे कहा जाता है द्वीपों का वृत्तांत। द्वीप वंश, महावंश, बोधि वंश, बोधि वंश या महावंश। यह आपको 30 की रचना है, वसुबंधु ने नहीं लिखी है। वसुबंधु की रचना नहीं है द्वीप वंश, महावंश। और महावंश को ही बोधि वंश कहा जाता है। यह ध्यान रखना, यह 30 की रचना है। तो कौन से सही नहीं है? उपयुक्त में से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। डी सही हो जाएगा इसका आंसर ना, डी हो जाएगा ना, ठीक है, डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी सही नहीं है। क्लियर, क्लियर है। कौन से कथन सही नहीं है? हाँ सही नहीं है, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यह तो आपको पता ही होगा गुरु ग्रंथ साहब किस धर्म से संबंधित हैं, है ना। गुरु ग्रंथ साहब यह देवनागरी लिपि में लिखा गया है। यह देवनागरी लिपि में लिखा गया है। कौन सा? इसे सिखों की 11वीं और अंतिम आध्यात्मिक सत्ता माना जाता है। इसे सिखों की 11वीं और अंतिम आध्यात्मिक कथा माना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह देवनागरी लिपि में लिखा गया है, क्या सही है? क्या यह सही है? यह सिखों के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, यह देवनागरी लिपि में ही लिखा गया है। बिल्कुल सही है। और इसे का संकलन सिखों के 11वें और अंतिम आध्यात्मिक सतगुरु के द्वारा नहीं, इट इज रिगार्डेड एज द 11th एंड फाइनल स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ द सिख। नहीं, यह आपको सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा संकलित किया गया था। ठीक है, 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा इसे संकलित किया गया था, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। और यह गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि जो देवनागरी लिपि है, गुरुमुखी देवनागरी लिपि का ही एक वो है गुरुमुखी लिपि। और यह आपको 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा संकलित किया गया। 5वें गुरु गुरु अर्जुन, 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा, जिन्हें जहांगीर ने
क्या दिया था? मृत्यु दंड देशद्रोह के अपराध में। देशद्रोह के अपराध में जहांगीर ने इन्हें मृत्यु दंड दिया था, क्योंकि इन्होंने खुसरो को सहायता की थी। खुसरो जो जहांगीर का बेटा था, खुसरो और खुर्रम, जिसने अपने पिता के शासनकाल में ही खुसरो ने बगावत किया था, और भैरावल के युद्ध में जहांगीर उसको पराजित करता है। वह खुसरो जाता है और 5वें गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद मांगता है। गुरु अर्जुन देव ने उसको आशीर्वाद दिए, उसके माथे पर तिलक लगाए, सैनिक सहायता प्रदान की है। बाद में जब वह पराजित हो जाता है, उसका खुसरो जहांगीर के हाथों भैरावल के युद्ध में, तो जहांगीर बहुत नाराज होता है और खुसरो को अंधा भी करवा देता है अपने बेटे को। और सिखों के जो 5वें गुरु अर्जुन देव थे, इनको देशद्रोह के अपराध में मृत्यु दंड की सजा दी जाती है, जिससे पहले से चले आ रहे मुगल और सिख संबंध तनावपूर्ण हो जाता है ना। तो यह ध्यान रखना है, यानी यह सही नहीं है, केवल एक सही, बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे मलयालम साहित्य का जनक कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मलयालम साहित्य का जनक किसे कहा जा रहा है भाई? मलयालम साहित्य का जनक सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द फादर ऑफ मलयालम लिटरेचर? नचना सोमनाथ कृष्ण देव राय, एजुथचन, इलेंगो आडिगल। मलयालम साहित्य का जनक, इस तरीके से भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, दक्षिण भारत वाला पूछा जाएगा आपको। मलयालम साहित्य का जनक किसे माना जा रहा है? मलयालम साहित्य, तो ये देखो फैक्चुअल प्रश्न है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। इथुवचन जो है, इथुवचन, इन्हें ही मलयालम साहित्य का जनक माना जाता है, इथुवचन को। ठीक है, इथुवचन को मलयालम साहित्य का, ये सब फैक्चुअल चीज है, बस याद रखना है। विशेष तौर पर आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आज के सेशन का, यह अंतिम प्रश्न है, ध्यान देना। आज के सेशन का यह अंतिम प्रश्न है, और अंत भला तो सब भला। लास्ट कम से कम आप लोगों ने पहला भी सही किया है, तो अंतिम भी सही करे। निम्नलिखित में से किसे कन्नड़ का जनक, मलयालम का जनक इथुवचन, अब कन्नड़ का जनक किसे माना जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कन्नड़? कन्नड़ साहित्य के जनक किसे माना जाता है? मलयालम साहित्य, इथुवचन, कन्नड़ साहित्य के जनक किसे माना जा रहा है? पंप पोन रन हरीश्वर, पंप पोन रन, पंपा पोना रन्ना हरीश्वरा, किसे माना जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, इन्हें कहा जाता है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न। क्या कहा जा रहा है? त्रिरत्न, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर, पंप पोन और रन को। लेकिन कन्नड़ साहित्य का जनक किसे माना जाता है? पंपा, पंपा पोन्ना रन्ना। तो पंप को कन्नड़ साहित्य का जनक, मलयालम साहित्य का जनक इथुवचन, एकदम याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। और कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न पंप पोन और रन, यह आपको कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं। तो यह था बच्चों आज का हमारा सेशन आर्ट एंड कल्चर का, लिटरेचर पे, और आप लोगों ने बखूबी इसे बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने काम किया, इसको बतलाया। इसी के साथ आज की क्लास भी समाप्त होती है, और अभी सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना खूब ख्याल रखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।